हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 है हमारी ये। हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, तो वीडियो नंबर 3 है हमारी ये। और ये जो वीडियो है ये 2024-25 के जो फाइनल एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर चैप्टर के अंदर उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चों को पेपर में आसानी हो क्वेश्चन समझने के कौन से क्वेश्चन जो है पेपर में आने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये, तो आप इसको देखिए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। तो 2 यूनिट हम पहले ही कर चुके हैं। पहली यूनिट जो थी हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और जो दूसरी यूनिट थी वो थी हमारी उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट में जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे यूनिट 3 उत्पादक का व्यवहार एवं आपूर्ति। तो इस यूनिट के अंदर जितने भी आपके चैप्टर आते हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उत्पादन फलन क्या होता है। ठीक है, तो उत्पादन फलन यह बताता है कि किसी उत्पादन को बनाने यानी कोई सामान बनाने के लिए किन किन संसाधनों, अब कोई सामान बनता है तो उसमें संसाधन की जरूरत होती है, जैसे श्रम या कच्चा माल की कितनी मात्रा चाहिए, और यह भी दर्शाता है कि इन संसाधनों को मिलाकर अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। तो उत्पादन फलन क्या करता है? उत्पादन फलन हमें बताता है कि भाई हम अगर कोई सामान बना रहे हैं तो उस सामान को बनाने में हमें किन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और उसको उससे हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उत्पादन फलन होता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं उत्पादन फलन के, यानी जो उत्पादन किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है। तो पहला जो होता है वो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, यानी शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं इसे। इस समय में केवल एक संसाधन को बढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो संसाधन जो होते हैं उन संसाधनों में दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक संसाधन जो होते हैं वो जिनको हम क्या करते हैं लंबे समय के लिए खरीदने के बाद यूज करते हैं, और एक होते हैं एट इट इज टाइम हमें क्या करना पड़ता है, उनका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे लंबे समय के लिए अगर हम किसी संसाधन को खरीदते हैं तो जिसे हम क्या कहते हैं, मशीनें वगैरह कहते हैं। तो जब हम इसमें उत्पादन करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म की जो जरूरत होती है, जैसे श्रमिक हो गए या कच्चा माल हो गया, तो उनको यूज करके जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, यानी कि हमें जरूरत होती है जब, तो हम क्या करते हैं कच्चे माल को बढ़ा के उत्पादन को बढ़ा लेते हैं, या श्रमिकों को लगा के उत्पादन को बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मशीनों को जो है वो नहीं खरीदते हैं या उनका यूज नहीं करते हैं, ज्यादा मशीनों का यूज नहीं करना चाहते हैं अपने उत्पादन के लिए। वहीं जो दूसरा होता है वो होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन करना होता है, यानी लंबे समय तक इसमें प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसलिए हमें दोनों चीजों की जरूरत होती है इसके अंदर। ठीक है ना, तो सभी संसाधनों को एक साथ बढ़ाया जाता है इसके अंदर, जैसे श्रमिक हो गए और मशीनें हो गए। तो इसमें क्या कहता है, दोनों संसाधनों को बढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें लंबे समय तक क्या करना होता है, प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कि जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके अंदर एक कुल उत्पादन होता है, एक औसत उत्पादन होता है और एक सीमांत उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो ये जो तीनों उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं ये कैसे काम करती हैं। तो देखिए, कुल उत्पादन सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है, यानी कुल उत्पादन मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जो भी तुमने प्रोडक्ट बनाया है। कुल उत्पादन वह मात्रा है जो सभी संसाधनों कारकों के उपयोग से बनाई जाती है, इसे टोटल प्रोडक्शन कहते हैं, या सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन भी कह देते हैं इसको, से दर्शाया जाता है। यह बताता है कि एक फर्म में कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया गया है। तो टोटल प्रोडक्शन क्या है, ये टोटल प्रोडक्ट क्या है, तो टोटल उत्पाद क्या है। तो कुल उत्पाद वो होता है जो एक समय अंतराल में, ठीक है ना, जो प्रोडक्शन किया जाता है, यानी जो बनाया जाता है, जो उत्पाद बनाया जाता है, टोटल हर एक इकाई को जोड़ लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, कुल उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो कुल उत्पाद मतलब जैसे मान लीजिए 1 एकड़ हमारे पास स्थिर भूमि संसाधन है, तो हम क्या करेंगे, उस पर परिवर्तित साधनों का यूज करके क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखिए 1 एकड़ जमीन है हमारे पास, ये तो स्थिर है। ठीक है ना, तो स्थिर होती है, जैसे हमने कहा कि एक संसाधन जो होता है वो स्थिर होता है और एक होता है परिवर्ती। तो स्थिर जैसे हमने बात करी थी मशीनें वगैरह हो गई, परिवर्तित में हमारा क्या होता है, श्रम और कच्चा माल हो जाता है। तो जैसे जैसे हम श्रम को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे हमारा उत्पादन भी क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो जैसे हम श्रम बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं औसत उत्पाद क्या होता है, यानी एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है। तो औसत उत्पाद का मतलब है प्रति इकाई संसाधनों से प्राप्त उत्पादन। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि
जितनी इकाइयों का हम यूज करते हैं और उस इकाई पे हमें जितना उत्पादन मिलता है या उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं, औसत उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। टोटल प्रोडक्शन में से हम क्या कर देते हैं, जो हमारी संसाधन की इकाइयां हैं, जो लेबर, उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा इस तरह से क्या आता है, ये एवरेज प्रोडक्शन जो है वो आ जाता है। आगे देखते हैं, अगला आता है सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पाद क्या होता है, या मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो सीमांत उत्पाद बताता है कि यदि संसाधन की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाए तो कुल उत्पादन में कितना बदलाव आता है। तो सीमांत उत्पादन क्या बताता है, जैसे हम अतिरिक्त इकाई का यूज करते हैं, यानी एक अतिरिक्त श्रम की इकाई का यूज करते हैं, तो कितना हमारा अतिरिक्त प्रोडक्शन उत्पाद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो हम क्या कर देते हैं, डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल, जितना बदलाव आया, यानी चेंज आया है टोटल प्रोडक्शन में, और जितना लेबर में बदलाव आया है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एमपी आ जाता है। ठीक है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि नीचे वाली इकाई से ऊपर वाली इकाई को भी क्या करते हैं, अगर माइनस कर देते हैं तो भी हमारा क्या आ जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से जो भी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं कि एक से अतिरिक्त इकाई में जो प्रोडक्शन आता है टोटल प्रोडक्शन में हमारा, ठीक है, ये देखिए, पहले हमारा 2 था तो पहली में 2 था, उसके बाद हमारा क्या हुआ, 12 हुआ टोटल प्रोडक्शन में। ठीक है ना, और जो चेंज आया हमारा किसमें, उसमें टोटल लेबर में। ठीक है ना, तो इनको डिवाइड करके इनको दोनों को माइनस करके और इससे दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वो आ जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं 2 में से 3 गया, 1 आ गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद इसमें गया 4, तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 4। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम समझाइए। प्रवृत्ति अनुपात क्या होता है, प्रवृत्ति अनुपात मतलब बदलाव। जब संसाधनों में बदलाव आता है तो वो किस तरह से काम करता है। तो यह नियम बताता है कि जब किसी एक उत्पाद कारक जैसे श्रम की मात्रा को लगातार बढ़ाया जाता है और अन्य कारकों को स्थिर रखा जाता है तो कुल उत्पाद में होने वाले परिवर्तन 3 चरणों में होता है। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी एक उत्पाद या कारक जैसे श्रम की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, तो उसमें और अन्य कारकों को अगर हमने स्थिर रखा हुआ है तो हमें जो परिवर्तन होता है वो 3 चरणों में दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार आता है। तो देखिए समझते हैं, अगर हम एक संसाधन का यूज करके उत्पाद कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पहले हम क्या देखेंगे, बढ़ते प्रतिफल का चरण देखेंगे। यानी इस सिचुएशन में क्या होगा, कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, कारण संसाधनों का बेहतर उपयोग। यानी पहला चरण क्या कहता है कि आपके पास जितने कारक हैं उन कारकों का आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका उत्पादन जो होता है वो क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। ठीक है, जैसे देखिए कि आप श्रम की इकाइयां 1 थी तो आप जो टोटल प्रोडक्शन 5 क्विंटल का कर रहे थे, एवरेज प्रोडक्शन 5 आ रहा था। ठीक है, एमपी 5 पहले स्थिति में सेम होता है। उसके बाद आपने 2 इकाई बढ़ाई तो आपको दिख रहा होगा भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है ना, देखिए मार्जिन भी बढ़ रहा है और एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। उसके बाद जब हम 3 पर आते हैं तो भी आप देख रहे होंगे बढ़ रहा है। यानी पहली अवस्था क्या होती है, पहला चरण ये होता है कि कुल उत्पादन जो होता है वो क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, बढ़ते प्रतिफल का चरण, यानी कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ता है, सीमांत उत्पादन घटता है और शून्य हो जाता है, कारण संसाधनों की अधिक भीड़। यानी हमारे पास जितने संसाधन है, यानी जितनी हमारे पास श्रम की इकाइयां हैं, अगर हमारा उत्पादन उसमें अच्छा हो रहा होता है तो हम कहते हैं ठीक है भाई चलो उत्पादन बढ़ाते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम उस कारक का कुछ ज्यादा ही यूज कर लेते हैं, यानी जिस श्रम की इकाइयों का कुछ ज्यादा ही यूज कर लेंगे तो उस समय क्या होता है, उस अवस्था में सिचुएशन थोड़ी मुश्किल होने लग जाती है। ठीक है, जैसे देखिए चौथी, पांचवी और छठी, जब हम लेबर की इकाई करते हैं तो आप देख रहे होंगे बढ़ा, ठीक है, कम मात्रा में बढ़ा है, लेकिन उसके बाद फिर क्या देखते हैं हम, बढ़ना जो होता है वो कम हो जाता है। और यहां तक क्या होता है, छठी अवस्था में जो हमारा मार्जिन होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी इस समय क्या होता है कि जो हमारा संसाधन है, हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों की अधिक भीड़ लगा रहे हैं। यानी इससे कम संसाधनों में हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा संसाधनों की भीड़ लगा रहे हैं। ठीक है ना, यानी छठी इकाई में हम संसाधनों का श्रम की इकाइयों का ज्यादा यूज कर रहे हैं जितना हमारे पास संसाधन है। फिर आता है ऋणात्मक प्रतिफल का चरण, यानी इसके बाद भी क्या होता है, कुल उत्पादन घटने लगता है और सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, कारण अत्यधिक संसाधनों के कारण इसकी अवस्था उत्पन्न होती है। यानी कि क्या था भाई कि हमारा ये जो लेवल था, ठीक है, हम देख रहे थे ये लेवल ठीक था भाई, यहां तक चलो ठीक है, हम यूज कर रहे थे लेबर,
तो थोड़ा प्रॉफिट हमें दिख रहा था, यहां तक भी हमने देखा चलो ठीक है भाई चल रहा है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इस्तेमाल करें, यानी जब 7वीं स्टेज पे जाते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है, हमारा जो घाटा होना शुरू हो जाता है। यहां तक कि कहां तक चली जाती है व्यवस्था, ये नेगेटिव तक चली जाती है। तो ये इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है अत्यधिक संसाधनों के कारण, यानी हमें जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। उतनी हमें, यानी जो श्रम की इकाइयां जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, श्रम की इकाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे जब संसाधनों की भीड़ लग जाती है तो उत्पादन में भी क्या आता है, फर्क आता है। यानी एवरेज जो प्रोडक्शन होता है या हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन होता है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। यहां तक कि मार्जिन जो हमारा होता है वो कहां चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो फिर ये हमारा प्रवृत्ति अनुपात के प्रतिफल का नियम जो बताता है कि अगर हम संसाधनों का अत्यधिक, यानी किसी एक अतिरिक्त संसाधन का यूज कर रहे हैं, बाकी सारे कारक स्थिर रखे हुए हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारा उत्पादन होता है वो क्या होता है, घटने लग जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो नेगेटिव तक चला जाता है, ठीक है। तो हम इसको अगर ग्राफ में देखें तो ये देखिए 3 चरण हम देख सकते हैं। पहला चरण ये है कि जब हमारा क्या है, पहली अवस्था में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी अवस्था में हम देखते हैं कि वो बढ़ता तो है लेकिन घटती दर पे बढ़ता है। और तीसरी अवस्था में हम क्या देखते हैं कि वो क्या होता है, गिरने लग जाता है। और यहां तक कि हम देखते हैं जो उसका मार्जिन होता है वो कहाँ चला जाता है, नेगेटिव स्तर तक चला जाता है, ठीक है ना। तो इस शेड्यूल के से भी हम क्या कर सकते हैं, आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध, ठीक है ना। तो कुल उत्पादन जो होता है और सीमांत उत्पादन, उनके बीच रिलेशन क्या होता है, उनको समझते हैं। तो देखिए, जब टोटल प्रोडक्शन, यानी जब टोटल उत्पाद होता है जो बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, ठीक है। यानी अगर हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा तो सिंपल सी बात है, मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगा या मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, वो बढ़ रहा होगा। जैसे देखिए कि 1 एकड़ इकाई है, ठीक है, ये हमारा स्थिर संसाधन है, और हम ये क्या कर रहे हैं, प्रवृत्ति जो भी हमारे हैं इकाइयों का यूज कर रहे हैं। दो देखिए, पहले 0 था तो होगा ही नहीं, 1 था, 2, 2, उसके बाद हमारा 2 हुआ तो देख रहे हैं हम बढ़ रहा है, ठीक है, 3 हुआ बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 हुआ तो भी क्या हो रहा है, हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये जो है हमारा टीपी बढ़ रहा है तो हमारा क्या है, एमपी भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि पहला संबंध क्या है, अगर टीपी बढ़ेगा तो एमपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनका संबंध है, जब टीपी बढ़ता है तो एमपी भी क्या होता है, वो बढ़ता है। नेक्स्ट चरण देखते हैं, जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी भी घटता है पर धनात्मक रहता है। यानी अब हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही टीपी घटेगा, ठीक है, यहां देखिए, अब देखिए टीपी जो हमारा क्या है, घट रहा है। टोटल प्रोडक्शन जो है देखिए 20 था 25, यानी इसमें क्या आता है, अंतर आना शुरू हो जाता है, 29 हो गया, 31 हो गया, ठीक है ना, देख रहे हैं घट रहा है। तो जैसे ही हमने देखा कि हमारा कुल उत्पादन घटने लगता है, टोटल प्रोडक्शन जैसे घटने लगता है, ठीक है ना, घटता तो है लेकिन बढ़ती दर पे घटता है। टोटल प्रोडक्शन देख रहे हैं हमारा घट रहा है लेकिन फिर भी क्या है, बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है। इनके बीच में डिफरेंस तो आ रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है घटती दर पे। वहीं हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारा टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट जो है या टोटल प्रोडक्शन जो है, जब हमारा घटती दर से बढ़ता है, यानी घट रहा है लेकिन बढ़ रहा है, उस समय जैसे ही घटती दर से बढ़ेगा वैसे हमें क्या देखने को मिलेगा, मार्जिन जो हमारा होगा वो क्या होगा, एमपी जो होगा वो क्या होगा, घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है कि ये धनात्मक रहता है, ठीक है। अगर हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो घट भी रहा है, ठीक है ना, बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, यानी बढ़ तो रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है। तो इस समय क्या होता है, जो हमारा एमपी होता है वो क्या होता है, वो घटने लग जाता है, लेकिन रहता क्या है, ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है, ऐसी स्थिति में। अगला देखते हैं, जब टीपी अधिकतम होता है तो एमपी शून्य हो जाता है। अब देखिए, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो अपने लास्ट लेवल पे होता है, ठीक है ना, यानी देखिए 31 है 31, और उस टाइम यानी जब सबसे अधिक होगा तब हमारा जो एमपी होगा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और जब टीपी घटना शुरू करता है तो एमपी जो होता है वो क्या होता है, हमारा नकारात्मक हो जाता है। अब देखिए, हमारा टीपी जैसे ही घटा वैसे ही हमारा एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशन है, ठीक है ना। टीपी बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा, टीपी घटती दर से बढ़ेगा तभी भी हमारा एमपी जो होगा वो घटना शुरू कर देता है, ठीक है ना। पॉजिटिव रहता है लेकिन वो भी क्या होता है, घटने लग जाता है। और एक ऐसी सिचुएशन आती है जैसे ही हमारा टीपी जो होता है वो कम होता है, अधिकतम से कम होना शुरू होता है, वैसे हमारा एमपी जो होता है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो शेड्यूल पे देख सकते हैं, ठीक है, देखिए बढ़ रहा था, ठीक है ना, बढ़ता गया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, घटा, और जैसे ही वो घटना शुरू करता है तो हमारा एमपी जो होता है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से शेड्यूल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं, सीमांत उत्पादन एमपी और औसत उत्पाद एपी में क्या संबंध है। तो देखिए, एमपी एपी से अधिक होता है तो एपी बढ़ता है, यानी अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से अधिक होता है तो एपी भी बढ़ता है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, अभी देखा ही था हमने, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, एपी से अधिक होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमारा एपी से अधिक है तो वो क्या होता है, बढ़ता है। वहीं जब एमपी एपी के बराबर होता है तो एपी अधिकतम होता है। अब देखिए एमपी एपी के जब बराबर होगा, ठीक है ना, एमपी और एपी जब दोनों बराबर हैं, ये देखिए एमपी और एपी जब बराबर होते हैं तो एपी भी क्या होता है, हमारा अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये देखिए एमपी एपी बराबर है तो यहाँ पे हमें एमपी भी क्या एपी क्या देखने को मिल, एमपी और एपी बराबर है तो हमें एपी जो है वो अधिकतम दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब एमपी एपी से कम होता है तो एपी भी घटता है। ठीक है, यानी जो एमपी है वो एपी से कम होगा तो एपी भी घटना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे कम हो रहा है तो ये भी क्या हो गया, घटना शुरू हो जाता है। प्रारंभ में एमपी और एपी दोनों बढ़ते हैं, परंतु एमपी और एपी से पहले अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाता है। यानी एमपी जो होता है वो एपी से पहले अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाता है। तो हमने देखा भाई, एमपी जो हमारा होता है वो क्या होता है, एपी से पहले कहां पहुंचता है, अपने अधिकतम बिंदु तक। ठीक है, तो प्रारंभ में एमपी और एपी दोनों बढ़ते हैं, यानी प्रारंभ में हमने देखा कि दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा एमपी जो होता है वो एपी से पहले क्या पहुंच जाता है, अपनी उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए वो पहले, फिर उसके बाद फिर क्या होता है, वो के बराबर आता है, और उसके बाद एमपी जो होता है एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो नेगेटिव तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, लागत की अवधारणा क्या है। अब लागत क्या होती है, तो लागत जो होती है, कुल लागत, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ के योग से मिलकर बनती है। तो लागत मतलब लगाना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, कोई लागतें लगानी पड़ती हैं। तो उसमें जो कुल लागत होती है उसमें स्पष्ट लागत होती है, अस्पष्ट लागत होती है और सामान्य लाभ के योग से मिलकर बनाई जाती है। ठीक है ना, तो जैसे लागत की बात करें तो अस्पष्ट लागत प्लस स्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ, इन तीनों को प्लस कर दें तो हमारी क्या हो जाती है, लागत। यानी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है ना, तो उसमें लागत लगती है, और वो लागत कौन सी लगती है, वो स्पष्ट लागत लगती है, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि स्पष्ट लागत होती क्या है, ठीक है ना, या एक्सप्लिक जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है। तो ये वे वास्तविक मौद्रिक भुगतान है जो उत्पादक दूसरों को उत्पादन के संसाधनों को उपयोग के बदले में करता है। इन संसाधनों का स्वामी उत्पादक स्वयं नहीं होता। यानी कि जो हमारी स्पष्ट लागत है, ये वो लागत होती है जिसका मालिक जो जो सामान बनवा रहा है, जो उत्पादन करवा रहा है, वो उसका खुद मालिक नहीं होता। उससे कहां से लेना पड़ता है, ये सब चीजें बाहर से लेना पड़ता है, और उसके बदले उसे क्या देना पड़ता है, मजदूरी देनी पड़ती है, वेतन देना पड़ता है, या किराया देना पड़ता है, या ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट लागत। तो स्पष्ट लागत कौन सी लागत होती है, वो लागत जो उत्पादक के पास नहीं होती, उसे कहां से लेनी पड़ती है, बाहर से लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं अस्पष्ट लागत क्या होती है। तो यह उत्पादक द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों के उपयोग पर अनुमानित लागत होती है। इसमें सामान्य लाभ भी शामिल होता है। उदाहरण, अपनी भूमि का किराया, अपनी पूंजी पर ब्याज। ठीक है ना, यानी अगर उत्पादक कोई सामान का उत्पादन कर रहा है तो उसमें जो अपनी निजी चीज लगा रहा है तो उसे भी हम लागत में शामिल करते हैं। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स में जो अस्पष्ट लागत होती है, जो आपकी स्वयं की चीज है, उसको भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे आप अपने घर वो किराए पे देते हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलता है, उससे आपको किराया मिलता है, लेकिन वो अपने खुद के यूज के लिए कर रहे हैं तो उससे आपको किराया तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी भी क्या होती है कि स्पष्ट लागत होती है। तो इकोनॉमिक्स में स्पष्ट लागत को भी क्या होता है, गिना जाता है लागत के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है लागत उत्पादन का एक फलन है। तो लागत जो होती है उत्पादन का फलन है, क्योंकि बिना लागत के तो उत्पादन हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कैसे बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कि जो हमारा कॉस्ट होती है, लागत होती है, फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, यानी जो भी हमने संसाधन लगाए हैं, अगर उन हम सबको क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है, लागत आ जाती है, जितने संसाधनों का हमने जितनी क्वांटिटी में यूज किया है। तो इसका अर्थ है कि लागत उत्पादन यानी आउटपुट के स्तर पर निर्भर करती है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा, यानी जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे उत्पादन की, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, बढ़ती या घटती है, वैसे वैसे लागत
भी जो होती है बदलती है। यानी आप उत्पादन कर रहे हैं, जितना उत्पादन बढ़ाएंगे लागत उतनी बढ़ जाएगी, जितना उत्पादन घटाएंगे लागत उतनी क्या होगी, घट जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, लागत उत्पादन एक फलन है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, यानी जितना आप सामान बनाएंगे, जितनी आप आदत लगाएंगे, जितना लागत लगाएंगे, उतना जो होगा आपका प्रोडक्शन होता जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अल्पकालीन लागतों का वर्गीकरण। तो हमारे यहाँ जो है वो अल्पकालीन लागतें कौन सी होती हैं, क्योंकि अल्पकालीन बाजार की बात करेंगे तो कौन कौन सी लागतों का यूज किया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक कुल लागत, टोटल कॉस्ट, ठीक है। फिर आती है हमारी औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। तो कुल लागत जो हमारी होती है वो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, जिसे परिवर्ती लागत भी कहते हैं, कुलबंदी लागत कहते हैं। औसत लागत हमारी जो होती है औसत बंधी लागत होती है, ठीक है। और इसमें आता है हमारा औसत परिवर्ती, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसे भी कहते हैं। फिर आती है हमारी सीमांत लागत एमसी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में किसी के बारे में पूछ सकते हैं, टोटल कॉस्ट के बारे में, इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं लागत की अवधारणा, कि लागत की अवधारणा क्या है। तो कुल स्थिर लागत क्या होती है, यह वे लागतें हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ साथ नहीं बदलती, अर्थात ये हमेशा स्थिर रहती हैं। उदाहरण किराया, ब्याज, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल। यानी जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन में जो हम लागतें लगाते हैं तो उनमें सबसे पहली लागत होती है स्थिर लागत की, ठीक है। अगर हम किसी भी कंपनी को खोल रहे हैं तो उसके लिए हमें जो भी कर्मचारी अगर फिक्स रखने हैं, या हमें उस जमीन ली हमने उसका किराया देना है, तो ये चीज जो होते हैं, जो खर्चे होते हैं, ये हमारे फिक्स होते हैं। यानी महीने के अंदर हमें इनको देना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे हमारा काम हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। तो कुल स्थिर लागत मतलब कि ये हमें क्या होता है, हमेशा इसकी स्थिर रहती है, इस पे हमें पैसा खर्च करना ही पड़ता है, चाहे यूज हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, ठीक है। तो देखिए, तो फिक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है ना। स्थिर लागत यानी कि चाहे आप आउटपुट 0 करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, तो आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो सेम की सेम बनी रहती है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने एक मशीन ली है, अब आप मशीन लेकर रख देते हैं और उस पर अगर आप उत्पादन नहीं करते तो आपने फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट तो आपने दे ही दी है, अब आप उसका इस्तेमाल करें ना करें, ठीक है, वो तो फिक्स रहेगी रहेगी। नेक्स्ट, कुल परिवर्ती लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जिसे कहते हैं, टीवीसी, यह वह लागत है जो उत्पादन के स्तर के अनुसार बदलती है, ठीक है। जैसे जैसे आप ये टीवीसी क्या होती है कि जैसे आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो परिवर्ती लागत होती है वो भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। यदि उत्पादन शून्य है तो वह लागत भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप उत्पादन ही नहीं कर रहे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी नहीं। यानी अगर आपने मशीन ली है और मशीन का यूज ही नहीं कर रहे हैं तो उस पर परिवर्ती लागत लगेगी नहीं। परिवर्ती लागत मतलब कच्चा माल यूज करो या उस पर श्रमिकों का यूज करो, ठीक है। तो उदाहरण कच्चा माल, परिवहन, अस्थाई श्रमिकों की मजदूरी। तो ये क्या होती है, प्रवृत्ति लागत। यानी आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तभी खर्चा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी 0 यूनिट पे तो फिर क्या टीवीसी 0 था, लेकिन अगर आपने क्या किया, टीवीसी 10 लगाया, ठीक है ना, 14 और उसके बाद 25, ठीक है ना, तो ये हमारी टीवीसी, यानी टीवीसी जो होती है वो बदलती है। जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी हमारी, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कुल लागत, टोटल कॉस्ट। तो यह स्थिर लागत और परिवर्ती लागत के योग के बराबर होती है। सूत्र टीसी हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या आएगी, अगर हम क्या कर लें, अपने टोटल फैक्टर कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों को, यानी कुल बंधी लागत और कुल परिवर्ती लागत को हम क्या कर दे, प्लस कर दे, तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनको अगर हम प्लस कर दे तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टीवीसी, टीएफसी और टी के बीच संबंध, ठीक है ना। यानी टोटल कॉस्ट जो हमारी हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है ना, टोटल फैक्टर कॉस्ट हो गई जो फाइनल, तो इनके बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। टोटल फैक्टर कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच संबंध जो है वो पेपर में आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने समझ ही लिया था कि अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। अब इनके बीच में थोड़ा संबंध समझते हैं। जब उत्पादन शून्य होता है तब टीवीसी 0 होती है। तो हमने देखा भाई, आउटपुट अगर 0 है तो टीवीसी हमारी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। यानी टीसी और टीएफसी क्या होती है, वो बराबर होती है।
ठीक है। जब उत्पादन शून्य होता है तब टीवीसी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, और टीसी टीएफसी के बराबर होती है। तो टीसी किसके बराबर होती है, टीएफसी के बराबर होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर हमारा टीवीसी 0 है तो टीएफसी और टीसी क्या होगा, वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, पहली चीज। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट भी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि परिवर्ती लागत टीवीसी बढ़ती है। तो देखिए जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, तो हमारी टोटल कॉस्ट भी जो होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती चली जाती है। टीसी और टीवीसी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यानी टीसी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि उनके बीच का अंतर टीएफसी होता है जो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। देखिए टोटल फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, जैसा हमने देखा। ठीक है ना, ये देखिए कांस्टेंट है। और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो क्यों नहीं एक दूसरे को काटेंगी, इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि इनके बीच में जो होता है ये डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो टीएफसी का जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों को कभी भी एक दूसरे से काटने नहीं देता है। ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस किसका है, टीएफसी का। तो टीएफसी क्या करेगा, कभी भी इनको एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये उल्टा एस साइड का जो होता है इसके अंदर सेव बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एएफसी, एवीसी और एसी क्या है, अब समझते हैं कि एवरेज फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और एवरेज कॉस्ट क्या होती है। ठीक है ना, कुल औसत बंदी लागत, औसत परिवर्ती लागत, ठीक है ना, और औसत लागत क्या होती है। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं औसत स्थिर लागत क्या होती है, एएफसी क्या होती है। तो यह उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत होती है। और इसको जो हम देखते हैं वो कैसे देखते हैं, एएफसी को हम कैसे निकालते हैं, तो टीएफसी ने टोटल फैक्टर कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, आउटपुट को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट निकल जाती है। ठीक है, देख सकते होंगे ये है। ठीक है, इनको डिवाइड करते जाएंगे हम, इसको इससे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा क्या आता जाएगा, टोटल एवरेज फैक्टर कॉस्ट आती जाएगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, वो ऐसे। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट, औसत परिवर्ती लागत क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यह उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्ती लागत होती है, यानी प्रति जो हम जितना भी एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं तो उसमें जो डिवाइड कर दिया जाता है प्रति इकाई को, तो हमारा क्या आता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आता है। जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से हम क्या डिवाइड कर दें, आउटपुट डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है ना, औसत परिवर्ती लागत। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा है। ठीक है ना, तो 10 है, डिवाइड किया आ गया। ठीक है, डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया, ये तो ठीक इस तरह से क्या निकालते हैं हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है ना, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कई बार फॉर्मूले जो होते हैं वो एमसीक्यू वगैरह में या एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए कर्व क्या बनता है, इसका कर्व जो बनता है वो क्या बनता है, यू शेप्ड बनता है। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसे बढ़ती है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे एवरेज कॉस्ट बढ़ती जाती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वैसे वैसे क्या होता है, उत्पादन भी होता है वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए वो क्या बनाती है, वो यू शेप्ड बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। औसत लागत क्या होती है, एवरेज कॉस्ट, औसत कुल लागत भी कहते हैं इसे। यह उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत होती है, यानी एक इकाई पर कितना लागत लगी है उसे क्या कहते हैं, औसत प्रति लागत कहते हैं। ठीक है, तो औसत कुल लागत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी है, टोटल कॉस्ट में से क्या करते हैं हम, आउटपुट को डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये देखिए टोटल कॉस्ट में से हम क्या करेंगे, आउटपुट को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाता है, एवरेज कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये भी जो बनता है हमारा क्या बनता है, ये भी हमारा बनता है यू सेव। ठीक है, तो ये भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब यू सेव बनता है। तो यू सेव बनता है आपका औसत प्रवृत्ति लागत में, औसत लागत में, ठीक है ना, या औसत कुल लागत में, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं सीमांत लागत। ठीक है, तो सीमांत लागत क्या होती है, यह कुल परिवर्ती लागत या कुल लागत में वह वृद्धि होती है जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, तो औसत क्या होता है, वही हमने देखा है, और जितने जैसे औसत होते हैं वैसे ये भी औसत होती है कि अगली एक इकाई से दूसरी इकाई में जब जाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। तो ये भी वही है कि कुल प्रवृत्ति लागत या कुल लागत में वह वृद्धि होती है जब उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है हमारी, तो चेंज इन टीवीसी, यानी जो भी पहले से दूसरी इकाई में चेंज आया था, ठीक है ना, तो इन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है हमारा। ठीक है ना, या टोटल कॉस्ट में से आउटपुट को माइनस करते हैं, या टीवीसी एन माइनस वन और टीसी एन टी एन माइन। ठीक है, यानी वो जो पहले से दूसरी इकाई में जो परिवर्तन आता है, मान लीजिए 1 से 2,
ठीक है ना, और 2 4, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे इसका 1 आया है और इसका 2 आया, तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आ जाती है। ठीक है, सिंपल सा है ये फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यूनिट 0 था, 0 है, ठीक है, और यूनिट 1 हुई 10 था, और उसके बाद 18 हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे, ये देखिए, तो ये 10 आ गया, इसको माइनस किया तो 8 आ गया, इसको माइनस किया तो 12 आ गया, इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है निकाला जाता है आपका क्या, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा, पेपर में ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो इसका जो कर्व कैसा बनता है, तो इसका भी जो बनता है आपका क्या बनता है, ये यू शेप्ड बनता है। ठीक है, तो ये 3 जो है यू शेप्ड कर्व बनाते हैं। ठीक है ना, जितने भी औसत वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में संबंध समझते हैं कि औसत लागत क्या होती है और सीमांत लागत क्या होती है। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि एसी जो एमसी के जब हमारा बराबर होता है, तो इसकी कुछ सिचुएशन होती है। सबसे पहले जब किसी भी उत्पादन स्तर पर एमसी देख रहे होंगे आप, एमसी जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन, यानी एमसी ग्रेटर देन होता है किससे, एसी से। ठीक है, होता है तब एसी घट रही होती है, यानी हमारा एमसी जो है वो छोटा है और एसी जो है वो बड़ा है। यानी एमसी जब हमारा क्या होता है, छोटा होता है, और एसी जो होता है वो बड़ा होता है, तब एसी घट रही होती है। ठीक है, देख सकते हैं कि जब हमारा क्या है, अब हम देख रहे हैं कि ये ऐसी सिचुएशन है, यानी अगर हम देखते हैं कि जब हमारा कि जब किसी उत्पादन स्तर पर एमसी जो होता है वो हमारा छोटा होता है और एसी बड़ा होता है, तो हम देख सकते हैं कि एसी जो हमारा क्या है, ये देखिए एसी जो हमारा है वो इस स्तर पर, इस स्तर पर अगर देखते हैं तो ये एमसी जो है वो हमारा क्या है, छोटा है, और एसी जो है वो हमारा बड़ा है। इस स्तर पर देखें तो एसी जो हमारा क्या है वो बड़ा है। तो ये जो सिचुएशन होती है, तो इस समय क्या होता है, एसी घटती है। तो आप देख रहे होंगे कि जब हमारा क्या होता है, एसी बड़ा होता है और एमसी जो होता है वो छोटा होता है, तो उस सिचुएशन पे हम देखते हैं कि एमसी क्या होता है, हमारा घट रहा होता है। ये सिचुएशन दिख रही है आपको। अगला, जब एमसी एसी होता है तब एसी न्यूनतम होता है। अब देखिए बड़ कौन सा रहा था, एसी, और उससे छोटा कौन था, एमसी था। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तब क्या होता है कि जो एमसी जब एसी के बराबर होता है तो एसी जो होता है वो सबसे न्यूनतम बिंदु पर। आप देख सकते हैं कि एसी जो है यहां से यहां तक है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको एसी सबसे छोटा दिखाई देगा। ठीक है ना, एसी सबसे छोटे स्तर पर है। ठीक है, ये चीज होती है। तीसरा, जब किसी भी उत्पादन स्तर पर एमसी जो होता है, यानी जब मार्जिनल कॉस्ट होती है वो बड़ी हो जाती है एसी से, तब एसी बढ़ रही होती है। अब देखिए अब क्या बड़ा हो गया हमारा, जैसे हम देखते हैं कि एमसी हमारा यहाँ पे देखो बड़ा हो गया है। ठीक है ना, एमसी जो है वो ऊपर चला गया है। तो अब इस सिचुएशन में जैसे एमसी बड़ा हुआ वैसे एसी आपको क्या दिख रहा होगा, वो भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो है इनके बीच में क्या होता है, ये रिलेशन होता है। तो इसको याद रखना है, यानी एमसी अगर हमारा छोटा है, एसी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, एसी घटता हुआ आपको दिखाई देगा। और जब एमसी एसी के बराबर हो जाता है तो एसी जो होता है वो क्या होता है, अपनी न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम बिंदु पर होता है। और जब किसी उत्पादन स्तर पर एमसी जो होता है वो बड़ा हो जाता है एसी से, यानी एमसी अगर आपका एसी से बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब अब एसी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो 3 मेजर रिलेशन इनके आपको ये भी समझने हैं। आगे देखते हैं, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो जैसा एवरेज कॉस्ट के का रिलेशन होता है, सेम वैसा ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, जैसा हमारा एवरेज कॉस्ट का रिलेशन होता है, वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी क्या होता है, वो रिलेशन होता है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे सेम चीज है, जब किसी भी उत्पादन पर एमसी जो होता है वो छोटा होता है, एवीसी जो बड़ा होता है, तब एवीसी भी घट रहा होता है। सेम चीज है, देखिए जो हमने देखा था ये 2 लाइन। उसके बाद जब एमसी एवीसी के बराबर हो जाता है तो एसी जो होता है वो क्या होता है, वो अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है। सेम चीज है, ठीक है, दोनों का रिलेशन एक जैसा ही दिख रहा है। जब किसी भी उत्पादन स्तर पर एमसी बड़ा हो जाता है, एवीसी छोटा होता है, तो एवीसी बढ़ने लग जाता है। ठीक है, ये आपको एवीसी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो दोनों में सेम ही रिलेशन है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। आगे देखते हैं, सीमांत लागत एमसी और कुल लागत टीसी के बीच में संबंध बताइए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एमसी घट रही होती है तब टीसी जो होता है, टोटल कॉस्ट जो होती है, वो घटती दर पर डायमेंशनिंग रेट से घटती है, यानी उत्पादन बढ़ने के बावजूद कुल लागत धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो एक सिचुएशन होती है जब आप देखेंगे कि भाई कि इस टाइम क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट बढ़ रही होती है। हमने देखा था जब टोटल कॉस्ट बढ़ रही होती है तो उस समय उत्पादन बढ़ने के बावजूद कुल लागत जो होती है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो हमें दिख रहा होगा ये क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। ठीक है, ये बढ़ रही है, और एमसी जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब एमसी न्यूनतम होता है, ठीक है, यानी हम क्या देख रहे हैं, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन हमारा एमसी धीरे धीरे नीचे जा रहा है,
दूसरी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, जब एमसी न्यूनतम होता है तब टीसी जो होता है वो घटती दर से बढ़ रहा होता है। ठीक है, अब देखिए जब हम देख रहे हैं कि जब हमारा ये न्यूनतम है, ठीक है ना, एमसी जब हमारा न्यूनतम होता है तब टीसी जो हमारा होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि ये घटती दर से बढ़ रहा होता है, बढ़ तो रहा होता है लेकिन किससे बढ़ रहा होता है, घटती दर से बढ़ रहा होता है। यानी इस बिंदु पर कुल लागत की वृद्धि स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है कि जितना लागत उसने लगाई है और जितनी उसकी मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होती है, वो स्थिर हो जाती है, एक जगह रुक जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब एमसी बढ़ रही होती है तब टीसी बढ़ती यानी इंक्रीसिंग रेट से बढ़ती है, यानी उत्पादन बढ़ने के साथ कुल लागत भी तेजी से बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे जैसे हमारा एमसी, जैसे जैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ने लग जाता है, वैसे वैसे हमारा जो मार्जिन होता है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो तीन मेजर जो है इनके बीच में रिलेशन देखने को मिलता है। यानी जब हमारा टीसी बढ़ रहा होता है, एक टाइम ऐसा होता है शुरुआती दौर में, तो हमारा एमसी जो होता है वो धीरे धीरे घट रहा होता है, लेकिन जब वो बढ़ती घटती दर से बढ़ता है तभी भी वो एक ऐसी स्थिति आती है, वो स्थिर हो जाता है। और जब जब हमारा टीसी जो होता है वो बढ़ती दर से बढ़ने लग जाता है, तब उसके बाद एमसीबी जो हमारा होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो तीन ये भी इसके इंपॉर्टेंट है रिलेशन, ये भी पेपर में आते हैं। आगे देखते हैं, सीमांत लागत एमसी और कुल लागत टीवीसी के बीच में संबंध समझते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम वैसा ही है, जब एमसी घट रही होती है तब टीवीसी भी घट रही होती है। ठीक है, वही सेम रिलेशन होता है। ठीक है, और जब एमसी न्यूनतम होता है तब टीवीसी भी घटती होती है, एमसी न्यूनतम होता है तो टीवीसी भी क्या होता है, घट रही होती है। जब एमसी बढ़ रही होती है टीवीसी बढ़ती दर से बढ़ती है, यानी उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कुल लागत तेजी से बढ़ने लग जाती है, और जैसे ये बढ़ती दर से बढ़ना शुरू होता है वैसे ही हमारा जो एमसी होता है वो भी क्या होता है, ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये तीन इनके भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, मिलते जुलते ही हैं, तो इनको भी आप अच्छे से कर लेना। आगे, एसी एबीसी और एफसी के बीच में संबंध बताइए। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फैक्टर कॉस्ट, इनके बीच में क्या संबंध होता है, तो देखिए इनको हम तीन पॉइंट पे समझ सकते हैं। एक पहली सिचुएशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये है, तो ये हमारा Q1 हो गया। एक दूसरी सिचुएशन होती है जो हमारी क्या होती है, Q2 होती है। ठीक है, तो इसके जरिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब हमारा तो ये हमारे नॉर्मल ग्राफ है, जो एएफसी होता है वो हमारा, ठीक है, और जो एवरेज कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब इनको समझते हैं, इनकी सिचुएशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले Q1 से पहले, अगर हम Q1 से पहले देखते हैं, यानी इस स्थिति को देखते हैं अगर हम, तो इस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है, एवीसी और एएफसी दोनों घटते हैं, इसलिए एसी भी घटता है। तो देख रहे हैं हम, हमारा क्या घट रहा है, एवीसी, एवीसी घट रहा है हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमारा एएफसी, एएफसी भी घट रहा है, तो इसका मतलब एसी भी क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है। तो पहली स्थिति में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये तीनों जो हमें क्या हो रहे हैं, वो घटते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए Q1 और Q2 के बीच, अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं, इन दोनों के बीच में देखिए क्या स्थिति बन रही है, एवीसी बढ़ने लगता है लेकिन एएफसी घटता है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, एवीसी देखिए, एवीसी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, एएफसी घट रहा है, और एवीसी भी हमारा जो एसी जो है हमारा वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, लेकिन वो बढ़ती दर से, तो एवीसी बढ़ने लगता है लेकिन एएफसी घटता रहता है, और एसी अभी भी घटता है क्योंकि एएफसी के गिरने की दर एवीसी के बढ़ने की दर से अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा एवीसी है वो तो क्या कर रहा है, वो बढ़ने लग जाता है, लेकिन एएफसी हमारा अभी भी गिर रहा है, और एवरेज कॉस्ट जो है वो भी क्या हो रही है, वो गिर रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एवीसी के बढ़ने की दर से अधिक होती है, क्योंकि एवीसी जो होता है, जो हमारा होता है, एएफसी के गिरने की दर से क्या होता है, तेजी से गिर रहा होता है। आगे, अब Q2 के बाद देखिए, अब इसके बाद की स्थिति देखते हैं, तो अब इसके बाद की स्थिति, यानी ये जो स्थिति है, इस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है कि एवीसी बढ़ता है और एएफसी घटता है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, एवीसी जो हमारा क्या है, अब धीरे धीरे देखिए इस सिचुएशन के बाद ये क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें एएफसी क्या देखने को मिल रहा है, वो घट ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो एवीसी घटता है और एएफसी बढ़ता है, तब एसी बढ़ने लगता है, क्योंकि एवीसी के बढ़ने की दर एवीसी के घटने की दर से अधिक होती है। ठीक है ना, तो एएफसी जो होता है वो हमारा क्या आता है, वो तेजी से घटता है, किसके अकॉर्डिंग, एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एसी और एवीसी एक दूसरे के करीब आते हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे ही हमारा एसी और एवीसी क्या होता है, एक दूसरे के करीब आता रहता है। ठीक है ना, तो एसी और एवीसी क्या होता है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है देखिए करीब आते हैं।
इसका कारण यह है कि उनका अंतर एएफसी होता है जो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो हमने देखा था कि भाई एवरेज कॉस्ट और एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों मिला के क्या बनते हैं, एवरेज कॉस्ट बनाते हैं। यानी एवरेज अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, एवरेज कॉस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। तो हमें पता है कि भाई ये कभी भी माइनस में क्यों नहीं होगा, ये माइनस में इसलिए नहीं हो सकता क्यों ये हमारा जो होता है वो माइनस में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती है और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक अंतर होता है। यानी उत्पादन बढ़ने के साथ एसी और एवीसी एक दूसरे के करीब आते हैं लेकिन कभी भी मिलते भी नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका अंतर एएफसी होता है जो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो ये दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, एएफसी, और एएफसी जब तक शून्य नहीं होगा तब तक क्या होता है, वो मिल ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो एएफसी क्या करता है, इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये जो गैप होता है वो एएफसी का गैप होता है, तो ये दोनों को कभी का क्या नहीं मिलने नहीं देता। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इनके बीच में संबंध क्या है। ठीक है, तो इनको आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं, टीआर, एआर और एमआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिन रेवेन्यू भी कहते हैं, या कुल आगम कहते हैं, संप्राप्ति भी कहते हैं, इसको टोटल रेवेन्यू भी कहते हैं। यह वह कुल पैसा है जो एक कंपनी को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो आगत क्या होते हैं, जब कोई भी एक व्यक्ति जो कोई कंपनी चला रहा होता है और उसके बाद जो भी वो सामान बेचता है तो उससे जो उसको प्राप्ति होती है उसे संप्राप्ति या कुल आगम कहा जाता है। ठीक है, तो कुल आगम जो हमारा कैसे निकाला जाता है, टोटल रेवेन्यू जो होता है या कुल आगम जो होता है, कीमत जो हमारी होती है और बेची गई जो मात्रा होती है इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, या टोटल रेवेन्यू हमारा किसके बराबर होता है, सिग्मा एम आर। ठीक है ना, सम ऑफ एम आर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, औसत आगम क्या होता है, जैसे कुल आगम होता है वैसे औसत आगम भी होता है हमारा एक, बेची गई वस्तु की प्रति इकाई। ठीक है ना, यानी जितनी क्वांटिटी और जितना बेचा गया उससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है, हमारा औसत इकाई आ जाती है। ठीक है, यानी एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो हमारा उससे क्वांटिटी को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आ जाता है। सीमांत आगम क्या होता है, जब एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई बेची जाती है। ठीक है, एक वस्तु है उसकी अतिरिक्त इकाई बेची जाती है तो कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत आगम कहते हैं। ठीक है ना, यानी पहले से दूसरी वस्तु जो बनाई गई उसमें जो डिफरेंस आया अतिरिक्त इकाई में उसे क्या कहा जाता है, सीमांत आगम कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, वही मार्जिन जो होता है हमारा, चेंज ऑफ टी आर, चेंज इन क्यू क्वांटिटी। ठीक है ना, यार वही वाला जो फॉर्मूला होता है, ऊपर वाली इकाई से नीचे वाली इकाई को माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारा मार्जिन आ जाता है। ठीक है, चलिए, आदर्श बाजार, प्रतिस्पर्धी बाजार, जब कीमत स्थिर हो तो कुल आगम, टोटल रेवेन्यू और सीमांत आगम एम आर के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, तो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन संबंधों के बारे में ही आते हैं, भाई इसका रिलेशन उसके रिलेशन कैसा है, तो इसको थोड़ा आपको ढंग से समझना है। तो देखिए, अगर प्राइस 10 रुपए है, ठीक है, प्राइस हमारा फिक्स है, आउटपुट अगर हम 1 करते हैं तो टोटल रेवेन्यू हमारा 10 है। ठीक है, तो मार्जिन हमारा क्या आता है, 10 आता है। अगर मान लीजिए हमने आउटपुट 2 कर दिया तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हो गया, 20 हो गया, मार्जिन 10 है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, हमें देखने को मिल रहा है मार्जिन हमारा स्थिर है, प्राइस हमारा जो है वो कांस्टेंट और एमआर हमारा कांस्टेंट स्थिर है। क्यों, क्योंकि ये आदर्श बाजार है और प्रतिस्पर्धी बाजार है, और आदर्श और प्रतिस्पर्धी बाजार में कभी भी कीमत को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। क्यों, क्यों, इससे क्या होता है, कंपटीशन, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो कभी भी इस मार्केट में जो कीमत होती है वो ज्यादातर स्थिर रहती है, और अगर कीमत स्थिर है तो मार्जिन जो होगा वो भी क्या होगा, स्थिर होता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप। ठीक है, जो हमारी जो प्रतिस्पर्धी बाजार होती है, ठीक है ना, परफेक्ट कंपटीशन जो बाजार होती है उसमें प्राइस ए आर एम आर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा, आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाइए, उत्पादन बढ़ाते जाइए, ज्यादा पैसा, ज्यादा सामान बेचते जाइए तो आपका रेवेन्यू जो होगा वो तो बढ़ता जाता है, लेकिन प्राइस जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो इस बाजार में प्राइस एम आर ए आर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इस बाजार में टी आर स्थिर दर से बढ़ता है और एम आर जो एक्स एक्स के समांतर होता है यानी स्थिर रहता है। ठीक है, तो उसका मेन कारण क्या है कि जो प्राइस होता है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या होता है, वो फिक्स होता है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए, और अपूर्ण बाजार है तो अगर मान लीजिए बाजार जो है वो अपूर्ण है या गैर प्रतिस्पर्धी बाजार है, तब मूल्य स्थिर ना हो तब क्या होगा, तो टी आर और एम आर के बीच में तब कैसे हम संबंध को देख सकते हैं, तो देखिए इस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, एवरेज रेवेन्यू, जैसे जैसे प्राइस घटता जाएगा, रेवेन्यू घटता जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे मार्जिन भी क्या होगा, वो घटता जाएगा। ठीक है, तो ये तीन स्थिति में देखने को मिलता है हमें,
ठीक है। तो टीआर और एमआर के बीच संबंध को अगर समझे तो जब टीआर घटती दर से बढ़ता है तो एमआर घटता है, लेकिन सकारात्मक रहता है। तो सेम वही जो हमने अभी तक रिलेशन पढ़े हैं, ज्यादातर रिलेशन में जो ये सेम चीज देखने को मिलती है कि जब तक हमारा टोटल रेवेन्यू, हम क्या देखते हैं इसके अंदर, जब टीआर घटती दर से बढ़ता है तो एमआर भी घटता है। तो अब देख रहे हैं भाई टीआर हमारा घटती दर से क्या है, बढ़ रहा है, तो एमआर भी क्या हो रहा है हमारा, घटती दर से बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, शून्य नहीं। जब टीआर अधिकतम होता है तब एमआर शून्य हो जाता है। तो वही चीज आ गई, जब हमारा टीआर देख रहे हैं जब अधिकतम होता है तो एमआर हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और वहीं जब टीआर घटता है तो एमआर नकारात्मक हो जाता है। और वहीं जैसे हमारा टीआर घटा, जैसे ही गिरा, वैसे ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव में आ गया। ठीक है। अब देखते हैं ए आर और एम आर के बीच में संबंध क्या होता है। यह एम आर वक्र होता है जो ए आर को ऊपर या नीचे खींचता है। तो जो हमारा एम आर वक्र होता है अगर हम देखें तो वो क्या होता है कि देखिए जैसे हमारा टी आर बढ़ता है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो टोटल रेवेन्यू जो हमारा घटती दर से बढ़ता है तो एवरेज रेवेन्यू भी, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो गिरता रहता है। और मार्जिन रेवेन्यू भी क्या होता है हमारा, वो नीचे की तरफ जाता रहता है। तो जब एम आर क्या होता है, बड़ा होता है ए आर से, तब ए आर बढ़ता है। तो देख रहे हैं जब एम आर जो हमारा किससे बड़ा होता है, ए आर से बड़ा होता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इस स्थिति में क्या, जब एम आर बड़ा है ए आर तब ए आर बढ़ता है। यानी एम आर अगर बड़ा है ए आर से तो ए आर हमें क्या देखने को मिलेगा, बढ़ता। एम आर अगर बड़ा है हमारा तो ए आर क्या होगा, हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब एम आर ए आर बराबर हो जाए, यानी मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, यानी मार्जिन रेवेन्यू जो हमारा है वो एवरेज रेवेन्यू है, वो दोनों जब बराबर हो जाते हैं जिस स्थिति में, तो क्या होता है, तब ए आर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ए आर जो होता है वो हमारा अधिकतम में होता है। ठीक है। तो ए आर उस स्थिति में क्या होगा, हमारा अधिकतम में होगा। जब एम आर, तब ए आर क्या होता है, वो घटता रहता है। तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए एम आर वक्र होता है जो ए आर के ऊपर या नीचे खींचता है। तो एम आर जो हमारा होता है वो हमेशा क्या करेगा भाई, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि एम आर हमारा बढ़ रहा है, ये देखिए एम आर हमारा क्या है, एम आर हमारा जो है वो घटती दर से बढ़ रहा है। ठीक है। और एम आर ए आर जो है हमारा वो भी क्या हो रहा है, वो घटती दर से बढ़ रहा है। वही हमारा टोटल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहां तक तो हमारा बढ़ता हुआ दिखाई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो घटती दर से बढ़ता है। तो इस समय क्या होता है कि जो एम आर वक्र होता है वो ए आर के ऊपर या नीचे खींचता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनी रहती है जब एम आर ए आर, तब ए आर भी क्या होता है, घटता है। तो एम आर जब बढ़ता रहता है तो ए आर भी क्या होता है हमारा, यानी टोटल रेवेन्यू अगर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, तो जो मार्जिन रेवेन्यू होगा वो भी क्या होगा, हमें घटता हुआ दिखाई देता है। और हमेशा एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो मार्जिन रेवेन्यू, और जो होता है एवरेज रेवेन्यू से मार्जिन रेवेन्यू होता है वो जल्दी घटता हुआ दिखाई देता है हमें। ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार कीमत अगर स्थिर है तो, और अगर कीमत स्थिर रहती है तो ए आर और एम आर के बीच संबंध क्या होगा। तो देखिए प्राइस हमारा 10 था, आउटपुट 1 था, टोटल रेवेन्यू ये था, एवरेज रेवेन्यू, क्यों, क्योंकि अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि जो एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिन रेवेन्यू है वो हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइस जो है कांस्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बाजार है हमारी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है। ठीक है ना। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में क्या होता है, प्राइस हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया और मार्जिन रेवेन्यू हो गया, वो हमेशा क्या देखने को मिलता है, हमें स्थिर देखने को मिलता है। ठीक है। तो ए आर एम आर बराबर होते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ए आर एम आर जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। ए आर और एम आर दोनों स्थिर होते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है ए आर और एम आर जो हमारा, ठीक है, सारे स्थिर देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ए आर और एम आर वक्र एक्स एक्स के समांतर होता है। ठीक है। तो ए आर एम आर जो होता है वो वक्र के क्या होता है, ये समांतर होता है। तो ये हमने देखा था। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये तीनों जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो समांतर होते हैं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी जो बाजार होती है उसके अंदर प्राइस हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया और मार्जिन रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धी या गैर प्रतिस्पर्धी बाजार, जब कीमत स्थिर नहीं है, और अगर कीमत स्थिर नहीं है तब क्या होगा, अधिक उत्पादन केवल मूल्य घटाकर बेचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई कि उनको लग रहा है कि हमारा सामान नहीं बिक रहा है, तो वो क्या करेंगे, प्राइस को घटाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे जैसे वो क्या करेंगे, प्राइस को घटाते जाएंगे। ठीक है। प्राइस को घटाते ही हमारा टोटल रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक स्थिति तक ही वो बढ़ता है, उसके बाद वो भी क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। तो एम आर हमेशा ए आर से कम होता है, यानी एम आर जो होगा वो छोटा होगा ए आर से। तो हम देख रहे होंगे कि एम आर जो होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, वो छोटा दिखाई देगा, किससे, ए आर से। ठीक है। तो इसके कंपेयर में ये क्या होगा, छोटा दिखाई देता है। एम आर शून्य तक गिर जाता है और नकारात्मक भी हो सकता है, जबकि ए आर कभी शून्य नहीं होता और हमेशा सकारात्मक रहता है। तो हम देख रहे हैं कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हमारा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमारा कभी भी जो होता है वो शून्य नहीं होता। ठीक है ना, वो सकारात्मक रहता है। एम आर में गिरावट ए आर में गिरावट से तेजी से होती है। तो हम देख रहे हैं कि भाई एम आर जो होता है वो बड़ी तेजी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ये तो
कांस्टेंट गिरता है, लेकिन ये जो होता है वो बड़ी तेजी से गिरता है, ये जो कह लें दुगने स्तर पर गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू जो हमारा है, ठीक है, ये भी घट रहा होता है, लेकिन ये कभी, ये क्या होता है, वो नेगेटिव तक नहीं जाता, लेकिन एमआर जो होता है वो हमारा बड़ी तेजी से घटता है, वो यहाँ तक, कहाँ तक चला जाता है, वो नेगेटिव तक भी चला जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, उत्पादन संतुलन क्या है, यानी उत्पादक संतुलन क्या होता है, और कब जो एक उत्पादक होता है उसको संतुलन मिलता है। अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो वो एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना चाहेगा ना कि भाई कि वो ऐसा प्रोडक्ट बेचे ताकि वो संतुलन में रहे, उसे घाटा ना हो, तो उसके लिए संतुलन क्या होता है। तो उत्पादक संतुलन वह स्थिति है जहां उत्पादक को सबसे ज्यादा लाभ होता है और उसे उत्पादन बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती, इसे अधिकतम लाभ का स्तर भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादन संतुलन क्या होता है, तो उत्पादन संतुलन वो स्थिति होती है कि जब क्या है, उसे कुछ कोई चेंजेस लेकर नहीं आना और उसे लाभ भी क्या हो रहा है, वो अधिकतम हो रहा है। तो लाभ क्या होता है, जब आय, कमाई लागत से ज्यादा होती है। ठीक है ना, यानी जब कमाई किससे है, लागत से ज्यादा हो जाती है, तो उसे ही तो लाभ कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। तो लाभ क्या होता है, कुल आय यानी टोटल रेवेन्यू माइनस कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट। तो सकल लाभ क्या होता है, अगर कुल सकल लाभ की बात करें तो जो परिवर्तनीय लागत, यानी जो उसने टोटल परिवर्तनीय लागत लगाई थी कुल आय में से, अगर उसको वो निकाल देता है तो वो क्या होता है, उसका सकल लाभ होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एमआरएमसी दृष्टिकोण संतुलन की शर्तें क्या होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, तो इसको आप थोड़ा ढंग से समझें। एमआरएमसी सीमांत आय और सीमांत लागत के वक्रों को प्रतिच्छेद करना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार क्या करती है कि जो हमारा मार्जिन रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत आय को क्या करना चाहिए, वो टच करना चाहिए। ठीक है, कैसे, ये देखिए, यानी जो हमारा एम आर है, ठीक है, जब हमारा एम सी इसको टच करता है, ठीक है, तब वो क्या होता है, इसका एक उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है, यानी वो तब तक उस चीज का प्रोडक्शन करेगा जब क्या मिल रहा है, उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिन रेवेन्यू के बराबर आ रहा है। तो लेकिन इसमें भी क्या होती है, शर्तें होती हैं। तो पहली शर्त क्या हो गई कि एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, प्रतिच्छेद करने चाहिए। दूसरा, एमसी का एम आर को नीचे से काटना, प्रतिच्छेद बिंदु के तुरंत बाद एमसी वक्र को ऊपर की ओर बढ़ना होना चाहिए, यानी एम आर के ऊपर जाना चाहिए। यानी क्या शर्त है भाई, तो पहली शर्त ये है डब्ल्यू वाली और दूसरी शर्त है ई वाली। तो इसमें तो देखो दो शर्तें हैं, वो क्या कह रहा है, एक तो क्या होना चाहिए, इसको काटना चाहिए, और दूसरा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, ये काट तो रहा है लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये काट रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी अगर हम ई पॉइंट देखें तो ई पॉइंट जो है वो हमें सही संतुलन दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम देखिए आप इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है ना, तो मार्जिन 3 है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, मार्जिन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट वो हमारी बढ़ रही है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट देख रहे हैं वो बढ़ रही है। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति आती है, तो दो स्थिति अगर हम देखें तो कहाँ है, ये वाली स्थिति एक तीसरी स्थिति है, यहाँ पे संतुलन मिल रहा है, और एक पांचवी स्थिति है, ठीक है ना, जो इसके बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें दो जगह संतुलन दिखाई दे रहा है, लेकिन शर्तें कौन पूरा कर रहा है, शर्तें पूरा कर रहा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्यों पूरा कर रहा है कि यहाँ पे देखिए ये बढ़ रहा है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये घट रहा है। ठीक है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उपभोक्ता संतुलन दो स्तर पर देखने को मिल रहा है, एक डब्ल्यू स्तर पर और एक ई स्तर पर, लेकिन दोनों कंडीशनों को, यानी एक तो काटना और दूसरा ऊपर की तरफ जाना, तो कौन संतुष्ट कर रहा है, ये वाला ई वाला पॉइंट। तो यानी एक प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी उसे क्या करना चाहिए, यहां तक उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो शर्त एक पूरी करता है, एम आर एमसी के बराबर है, तो हम देख रहे हैं भाई दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं, एम आर एमसी दोनों के बराबर हैं, दोनों जगह हमें दोनों बराबर देखने को मिल रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, लेकिन ई बिंदु जो है शर्त एक और दो दोनों को पूरी कर रहा है, यानी ये दोनों को पूरी कर रहा है, एम आर और एमसी भी बराबर हैं, और प्रतिच्छेद के तुरंत बाद एमसी वक्र क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन जो है ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो यानी ये जो होगा किसी भी प्रोड्यूसर का क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, संतुलन होगा, यानी वो क्या करेगा इस स्थिति में, यानी इस स्थिति तक क्या करेगा, वो प्रोडक्शन को बढ़ाना जारी रखेगा, ये संतुलन है, तो ये इससे आगे वो बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट आते हैं कि जो संतुलन की शर्तें हैं, यानी वो संतुलन की शर्तें वो पूरी कैसे करेगा। तो जब सीमांत लागत यानी जो एमसी था उसका सीमांत प्राप्ति यानी एमआर से कम, यानी हमारा जो है एमसी बड़ा हो किससे, एमआर से,
तो उत्पादन को अधिक लाभ होता है और इसलिए वह अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होता है और उत्पादन तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक एमआरएमसी के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है, यानी कि जब उसको क्या हो रहा है, जितना उसका कॉस्ट लग रहा है उससे ज्यादा अगर उसको रेवेन्यू हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है वो बंदा क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा, तब तक बढ़ाता जाएगा जब तक एमआरएमसी के बराबर ना हो जाए। ठीक है, या उससे ऊपर ना चला जाए। ठीक है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है, अगर एमसी एमआर से ज्यादा हो जाए तो, यानी अगर आपका मार्जिनल जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, तो हो जाती है, तो लागत बढ़ने लगती है। अब इसमें क्या होगा भाई, मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपका वो बड़ा हो गया किससे, कॉस्ट से, यानी इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो आगम है यानी जो लागत है वो क्या होती है, बढ़नी शुरू हो जाती है और लाभ कम होने लगता है। और ऐसे में उत्पादन को ज्यादा उत्पादन करने से नुकसान होगा, इसलिए वह उत्पादन नहीं बढ़ाएगा। यानी अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में भाई वो क्या कर रहा है कि उत्पादन बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू उसको उतना प्राप्त हो नहीं रहा है। यानी उसने क्या किया भाई, उसने कोशिश करी कि भाई अपनी कॉस्ट को ऐसा रखे ताकि उसको ज्यादा क्या हो जाए, रेवेन्यू आ जाए, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है, यानी उसकी कॉस्ट से बड़ा क्या हो गया, उसका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, अगर वो करता है तो क्या होगा, उसको घाटा होगा। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाना उसके लिए नुकसानदेह होगा और वो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाना कम कर देगा। ठीक है, तो ये दो शर्तें भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, तो इन दोनों को भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपूर्ति क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक, आपूर्ति के निर्धारक कौन से होते हैं। तो आपूर्ति का मतलब क्या होता है, सप्लाई। तो सप्लाई क्या होती है, आपूर्ति, इसे किसी वस्तु की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे एक उत्पादक एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए इच्छुक होता है या सक्षम होता है। तो आपूर्ति का मतलब है कि भाई कोई अगर उत्पादक किसी सामान को बना रहा है और एक निश्चित अवधि में वो सामान क्या है, मार्केट में बिक रहा है एक मूल्य पर, तो क्या होगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसकी आपूर्ति कहा जाएगा। आपूर्ति के निर्धारक, अब आपूर्ति कैसे निर्धारक होती है कि भाई कब आपूर्ति होगी, तो आपूर्ति के निर्धारक क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपूर्ति का निर्धारक में आता है वस्तु की कीमत। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक अधिक लाभ के लिए उसकी आपूर्ति बढ़ा देते हैं और कीमत घटने पर आपूर्ति क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यानी अगर किसी को भाई प्रोडक्शन करने में ज्यादा अगर फायदा हो रहा है तो वो क्या करेगा, अगर आपूर्ति ज्यादा है, लोगों की मांग ज्यादा है, तो क्या करेगा, उसे पूर्ति आपूर्ति करवाता रहेगा। उदाहरण, यदि आलू की कीमत 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपए किलो हो जाती है तो किसान ज्यादा आलू उगाने लगेंगे ताकि वे अधिक मुनाफा कमा सकें। सिंपल सी बात है, जिसकी जितनी ज्यादा आपूर्ति होगी उससे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो वो किसान क्या करेगा, जैसे 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो हो जाती है तो वो क्या करेगा भाई, कहेगा भाई अब हमें मुनाफा होगा, हम इसको क्या करते हैं, ज्यादा उत्पादन करते हैं। तो वस्तु की कीमत जो होती है वो आपूर्ति के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अन्य वस्तुओं की कीमत, यदि दूसरी प्रतिस्पर्धा वस्तुओं की कीमत अधिक हो जाती है तो उत्पादक अपनी मौजूदा वस्तु के बजाय उस दूसरी वस्तु का उत्पादन करने लगेगा। ठीक है, उसे लग रहा है भाई मेरा सामान नहीं बिक रहा है और दूसरे सामान की ज्यादा आपूर्ति हो रही है, तो वो क्या करेगा, उसको बना के मार्केट में लेकर आएगा। उदाहरण, यदि गेहूं की कीमत बढ़ जाती है और चावल की कीमत स्थिर रहती है तो किसान चावल की जगह गेहूं उगाना शुरू कर देगा, जिससे चावल की आपूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका भी इफेक्ट होता है, यानी अन्य वस्तु की कीमत के आधार पर भी क्या होता है, आपूर्ति कम और ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, उत्पादन साधनों की कीमत, यदि श्रम, कच्चा माल, मशीन आदि के दाम बढ़ जाते हैं तो उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और आपूर्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी उत्पादन की लागत, अगर कोई सामान अगर आप 20 रुपए में ले रहे हैं और उस पर कुछ टैक्स या कुछ और लागत बढ़ा के उसकी कीमत 25 कर दी जाए तो आप क्या करेंगे, उसको लेना कम कर देंगे या लेंगे नहीं। तो उस समय क्या होगी, आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब सामान मार्केट में बिकेगा ही नहीं तो उसकी आपूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उदाहरण, यदि कपास के दाम बढ़ जाते हैं तो कपड़ा बनाने वाले कंपनी कम कपड़ा बनाएगी क्योंकि उत्पादन महंगा हो जाएगा, क्योंकि बनाना महंगा हो जाएगा और उसे पता है भाई मार्केट में इस प्राइस पे लोग खरीदेंगे नहीं, तो उसकी आपूर्ति क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तकनीक, आधुनिक तकनीक उत्पादन को आसान और सस्ता बनाती है जिससे आपूर्ति बढ़ती है, जबकि पुरानी तकनीक उत्पादन को धीमा और महंगा बना देती है। तो आधुनिक तकनीक अगर यूज कर रहे हैं तो सामान ज्यादा बनता है, तो इसलिए क्या होती है, वो सस्ती होती है। लेकिन पुरानी तकनीक से क्या होता है, सामान जो महंगा होता है, जैसे हथकरघा का सामान जो होता है वो महंगा होता है, क्यों, क्योंकि वो हाथों से बनाया जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। वही मशीनों का सामान जो होता है वो सस्ता होता है क्योंकि मशीनों से बनाया जाता है और जल्दी बन जाता है। उदाहरण, अगर किसान ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनाते हैं तो पानी की बचत होगी और उत्पादन लागत घटेगी जिससे फसल की आपूर्ति बढ़ेगी। ठीक है ना, अगर किसान की लागत क्या होती है, वो कम होती है, तो वो क्या करेगा, उसी लागत को और लगा के ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगा। तो तकनीक भी क्या करती है, आपूर्ति को बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है। सरकारी नीतियां, सरकार कर टैक्स बढ़ाने से आपूर्ति घट सकती है और सब्सिडी सरकारी सहायता देने से आपूर्ति बढ़ सकती है।
उदाहरण, यदि सरकार जैविक खेती सब्सिडी देती है तो किसान अधिक जैविक उत्पादन उगाने लगेंगे, जिससे जैविक उत्पादकों की आपूर्ति बढ़ेगी। तो जैविक उत्पादन थोड़ा क्या होता है, महंगा होता है, और गवर्नमेंट क्या कर दे, उसे टैक्स फ्री कर दे, ठीक है ना, और कुछ सब्सिडी वगैरह भी दे दे, तो लोग क्या करेंगे, जैविक उत्पादन को ज्यादा उत्पादित करेंगे, ठीक है। लेकिन ये महंगा होने की वजह से लोग क्या करते हैं, इसको उत्पादन नहीं करते। तो सरकार की नीति भी क्या करती है, आपूर्ति पर फर्क डालती है। फर्म का उद्देश्य, कुछ फर्म अधिक लाभ कमाने के लिए उच्च कीमत पर अधिक आपूर्ति करना पसंद करती हैं, जबकि कुछ सामाजिक कल्याण या बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए कम कीमत पर आपूर्ति बढ़ा सकती हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट, कई बार क्या होता है भाई कि कुछ जो कंपनियां होती हैं वो ज्यादा कीमत पर रखती हैं, लेकिन कुछ को लगता है भाई कि अगर हम मार्केट में अपना सामान सस्ता देंगे तो हमें क्या होगा, हम ज्यादा सामान बेच सकते हैं। तो इसमें भी क्या होती है, आपूर्ति बढ़ जाती है। उदाहरण, एक नई मोबाइल कंपनी अपने उत्पादकों की अधिक आपूर्ति कर सकती है, भले ही उसे ज्यादा लाभ ना हो, ताकि वह बाजार में अपनी पहचान बना सके। तो जैसा आपको पता है कि पहले मोबाइल बहुत सस्ते होते थे, लेकिन जब चाइनीज कंपनियां मार्केट में आई तो उन्होंने क्या करा, सस्ते मोबाइल लेकर आए, और धीरे धीरे क्या हुआ, हम देखते हैं कि आजकल हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो चाइनीज मोबाइल कंपनियां हैं वो देखने को मिलती हैं, और सबके पास, ज्यादातर लोगों के पास चाइनीज मोबाइल ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दाम को सस्ता किया, जिससे उसकी आपूर्ति क्या हुई, वो बढ़ गई, ठीक है ना। तो फर्म का उद्देश्य भी होता है भाई, उसकी वजह से भी होता है। आगे देखते हैं, बाजार पूर्ति के निर्धारक, कि बाजार में पूर्ति किस प्रकार से होती है। तो बाजार पूर्ति को कई कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के अलावा बाजार पूर्ति को निम्नलिखित कारणों से भी प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कई कारण होंगे कि व्यक्तिगत कारक भी होते हैं जो प्रभावित करते हैं, बाजार कारक भी जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, पूर्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। देखिए, बाजार में फर्मों की संख्या, अधिक फर्मों के आने से पूर्ति बढ़ती है, फर्मों के उद्योग छोड़ने से पूर्ति घटती है। यानी एक ही चीज को ज्यादा कंपनियां बना रही हैं तो क्या होगी, पूर्ति ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर कम, और वहीं अगर कंपनियां क्या होती हैं, छोड़कर चली जाती हैं, तो पूर्ति क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उदाहरण, अधिक मोबाइल कंपनियां, ज्यादा मोबाइल की आपूर्ति। तो आजकल देखते हैं कितने सारे हमारे यहाँ कंपनियां हैं, तो जितनी ज्यादा कंपनियां उतने ज्यादा मोबाइल फोन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, भविष्य की कीमत की आशा, यदि कीमत बढ़ने की उम्मीद है तो वर्तमान आपूर्ति घटती है। यानी अगर आपको लगता है भाई कीमत बढ़ने वाली है, तो लोग क्या, उनको लगता है ना भाई अगर कीमत बढ़ जाएगी तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, इसलिए क्या करेंगे, आपूर्ति को कम कर देंगे। यदि कीमत गिरने की आशंका है तो वर्तमान आपूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है ना, आपूर्ति बढ़ जाती है। अब उनको लगता है भाई कि कीमत गिरने वाली है, तो कीमत गिरने वाली, तो वो लोग क्या कोशिश करेंगे भाई, सामान को जल्दी से जल्दी क्या करा जाए, मार्केट में पहुंचा के उसको क्या किया जाए, बेचा जाए, खत्म किया जाए। उदाहरण, दाल की कीमत बढ़ती है तो उम्मीद अभी कम बेचेंगे, ठीक है ना। तो दाल की कीमत बढ़ने की उम्मीद से क्या लगता है भाई कि लोग क्या करेंगे, इसे कम बेचेंगे, तो इसलिए उसकी पूर्ति भी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। आगे, यातायात और संचार के साधन भी इसे प्रभावित करते हैं। बेहतर परिवहन से आपूर्ति बढ़ती है, ठीक है ना। अगर बेहतर परिवर्तन, हर सामान अच्छी जगह पहुंच रहा है, अच्छे से जल्दी पहुंच रहा है, तो क्या होगा, उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी। खराब यातायात से आपूर्ति में बाधा आती है, ठीक है। जैसे अच्छी सड़कों से फसल की समय पर आपूर्ति संभव है, ठीक है ना। जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, अच्छा परिवहन है तो उसकी आपूर्ति क्या होगी, वो ज्यादा होगी बाजारों तक, ठीक है, नहीं तो क्या होगी, कम होगी। आगे देखते हैं, आपूर्ति फलन क्या है, आपूर्ति का नियम और मान्यताएं क्या हैं। तो आपूर्ति यानी सप्लाई फंक्शन क्या होता है, तो यह एक तकनीक फलन है जो किसी वस्तु की आपूर्ति और उसके निर्धारकों के बीच संबंध को दर्शाती है। तो ये एक तरह से तकनीक कह सकते हैं कि भाई कितनी वस्तु की आपूर्ति, ठीक है ना, किस तरह से हो रही है, तो उनके जो निर्धारक होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उसको दर्शाने का काम करती है। तो देख सकते हैं ये होता है हमारा फॉर्मूला, सिंपल सा, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ वही प्राइस ऑफ गुड हो गया, ठीक है, रिलेटेड गुड्स हो गया, फंक्शन हो गया, टोटल। तो ये सारी जो चीजें हमारी जो है, अन्य वस्तुओं की कीमत होगी, उत्पादन के साधनों की लागत हो गई, तकनीक हो गई, अन्य कारक जैसे सब्सिडी वगैरह, ठीक है। तो हमने पढ़ाई था आगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी सप्लाई को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, और उसे क्या कहा जाता है, आपूर्ति फलन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनता है, हमारा आपूर्ति बनती है, सप्लाई बनती है, ठीक है। चलिए, आपूर्ति का नियम क्या कहता है, तो यह नियम कहता है कि अन्य सभी बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच प्रत्यक्ष सीधा संबंध होता है। यानी अगर सब कुछ समान है तो आपूर्ति के बीच क्या होगा, प्रत्यक्ष संबंध होगा, सीधा संबंध होगा, यानी पूर्ति जारी रहेगी, ठीक है ना। अगर प्राइस सेम है, ठीक है, उस वस्तु का, और क्वांटिटी भी उतनी चल रही है, तो आपूर्ति भी क्या होगी, निरंतर चलती रहेगी, प्रत्यक्ष संबंध होगा। अर्थात जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ती है, और जब कीमत घटती है तो आपूर्ति भी घटती है, ठीक है। तो कीमत बढ़ रही है, यानी इनको लग रहा है भाई कीमत बढ़ने का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए क्या करेंगे, आपूर्ति को भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कीमत, आपूर्ति का नियम कहता है कि आप इसके बीच क्या होता है, कीमत और वस्तु के बीच क्या होता है, प्रत्यक्ष
संबंध होता है। नेक्स्ट, आपूर्ति के नियम की मान्यताएं। आपूर्ति का नियम क्या कहता है? अन्य वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, संबंधित वस्तुओं जैसे विकल्प और पूरक वस्तुओं की कीमत में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो सारी वस्तुएं जो हैं वो अगर स्थिर हैं तो आपूर्ति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। उत्पादन के साधनों की लागत स्थिर रहती है, यानी श्रम, कच्चा माल, मशीन आदि की लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता तो भी क्या होगा? आपूर्ति क्या रहेगी? सेम रहेगी। तकनीक स्थिर रहनी चाहिए, यानी उत्पादन में प्रयुक्त तथा तकनीक उन्नति या गिरावट नहीं होनी चाहिए, तभी भी आपूर्ति का नियम जो है वो काम करता है। अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे उत्पादन कारक, एक्साइज ड्यूटी, सब्सिडी आदि के समान रहते हैं। ठीक है, तो ये चार जो है वो आपूर्ति के नियम की मान्यताएं, अगर ये चीज रहती है तभी क्या होती है? आपूर्ति जो है वो काम करती है। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पशन भी समझना जरूरी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन में अंतर क्या है? ठीक है, तो एक पूछ रहा है भाई पूर्ति की मात्रा क्या परिवर्तन क्या होता है और पूर्ति में परिवर्तनों में क्या अंतर होता है। एक तो मात्रा में परिवर्तन है और एक पूर्ति में परिवर्तन है। ठीक है, इसको समझते हैं। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, सबसे पहले समझते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन क्या होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बदलती है तो उसकी आपूर्ति में बदलाव होता है। जैसे हमने देखा, अगर कीमत उसकी बदलती है तो आपूर्ति में भी क्या होता है? बदलाव होता है। और इसी स्थिति में अन्य सभी कारक जैसे उत्पादन लागत, तकनीक समान रहती है। ठीक है, तो वस्तु की कीमत बदलती है तो आपूर्ति भी बदलती है, लेकिन क्या रहना चाहिए? उत्पादन लागत और तकनीक जो होनी चाहिए वो समान रहती है। इसमें आपूर्ति का नियम, सप्लाई ऑफ डिमांड लागू होता है, यानी आपूर्ति वक्र ऊपर या नीचे खिसक सकता है। तो जैसे हमने देखा कि भाई कि प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं इसमें क्या हो सकता है कि आपूर्ति जो है वो क्या हो सकती है? विस्तारित भी हो सकती है और संकुचित नीचे की तरफ भी जा सकती है। ठीक है ना, तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन किसे कहेंगे? या तो पूर्ति क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगी, या पूर्ति क्या होगी? नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। तो ठीक है ना, तो कीमत के हिसाब से क्या होता है? वो ऊपर और नीचे दोनों आ सकता है, सप्लाई जो होता है। नेक्स्ट, पूर्ति में परिवर्तन जब वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य कारक। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है? कीमत नहीं है, कीमत जो प्राइस थी वो कांस्टेंट है और उसी प्राइस में क्या होता है? संकुचन या विस्तार होता है, यानी कम या ज्यादा होता है। लेकिन जब वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य कारक जैसे उत्पादन लागत हो गया, टेक्नोलॉजी बदलते हैं, तब आपूर्ति में परिवर्तन होता है और इस स्थिति में वस्तु की कीमत समान रहती है। इस बदलाव में आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है यदि आपूर्ति वक्र क्या होता है? दाईं या बाईं और शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर देखिए, तो ये क्या था? प्राइस की वजह से क्या होता है? सप्लाई में जो होता है वो संकुचन कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहां में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे खिसकाव यानी कमी। और ये किसकी वजह से होती है? सप्लाई में कमी या ज्यादा, यानी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ठीक है ना, मात्रा में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन की वजह से नहीं होता, बल्कि किसकी वजह से होता है? ये कुछ और कारक होते हैं। और वो कारक कौन से होते हैं? वो कारक कोई भी हो सकते हैं, या तो उत्पादन लागत बढ़ जाए, या तो क्या हो जाए? कोई नए नियम आ जाए, सब्सिडी वगैरह आ जाए। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? ये ऊपर और नीचे की तरफ। ठीक है ना, कमी के कारण क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, और वृद्धि के कारण क्या होगा? ये नीचे की तरफ सप्लाई आएगी। ठीक है, तो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी मांग की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन। आगे, आपूर्ति की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? तो देखिए, पूर्ति की लोच कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का माप है, यानी कि जो सप्लाई में चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, परसेंट में चेंज या अनुपात में चेंज आता है कि भाई अभी आपूर्ति इतनी थी, अब आपूर्ति में कितना बदलाव आया, तो उसे क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहा जाता है, या आपूर्ति की कीमत लोच, यानी कीमत के हिसाब से जो परिवर्तन आता है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? कीमत की लोच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम आगे देखेंगे, पहले कुछ और बेसिक चीजें देख लेते हैं लोच की। तो आपूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, तो आपूर्ति की लोच को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? तो सबसे पहले उत्पादन लागत, यानी यदि उत्पादन के साथ लागत भी बढ़ती है तो आपूर्ति अचालक इनइलास्टिक होगी, क्योंकि अधिक लागत के कारण उत्पादन बढ़ना कठिन होगा। यानी भाई अगर लागत ज्यादा लगाई जाएगी तो क्या होगा? लागत ज्यादा लगती है तो जो हमारी जो उत्पादन होता है तो उससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि भाई अधिक लागत होगी, तो अधिक लागत से ये लगता है कि भाई कि उत्पादन जो बढ़ाना होगा वो मुश्किल हो जाएगा, तो लोग उत्पादन बढ़ाएंगे नहीं, तो क्या होगा? आपूर्ति में कमी हो जाएगी। उदाहरण, यदि कच्चे माल की कीमत बहुत अधिक है तो कंपनियां आसानी से उत्पादन नहीं बढ़ा पाएंगी। ठीक है, तो वही चीज हो गई। अगला, वस्तु का स्वभाव, यदि वस्तु टिकाऊ है तो और उसकी आपूर्ति अधिक लोचशील इलास्टिक होगी, क्योंकि इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। तो जो भाई अधिक टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, यानी
वो वस्तु काफी समय तक चलती है तो लोग क्या करते हैं, उसको बना देते हैं। क्यों इसलिए बना देते हैं? क्योंकि भाई वो लंबे समय तक चलेगी और धीरे धीरे क्या होगा, वो आपूर्ति उसकी हो ही जाएगी, वो बिकी जाएगी, तो इसलिए वो बनती रहती हैं। नाशवंत वस्तुओं की आपूर्ति कम लोचशील होती है क्योंकि उन्हें जल्दी बेचना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नाशवंत जो वस्तु होती है वो क्या होती है, आपूर्ति कम लोचशील होती है, क्योंकि उनको लगता है भाई अगर इसको ज्यादा बना दिया जाएगा तो क्या होगा, इससे समस्या आ सकती है, हो सकता है ये बिके ना तो खराब हो जाएगी। उदाहरण, फर्नीचर की आपूर्ति अधिक लोचशील है जबकि दूध और फल की आपूर्ति कम लोचशील होती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है वस्तुओं का स्वभाव। पूर्ति के लोच की डिग्रियां देखते हैं कि पूर्ति का जो लोच होता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले, जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो या बहुत कम परिवर्तन होता है परंतु फिर भी आपूर्ति की मात्रा बढ़ या घट जाती है, तो इसे पूर्ण अनंत लोचदर पूर्ति कहते हैं। वास्तव में यह एक काल्पनिक स्थिति है जिसे व्यवहार में नहीं देखा जा सकता। पूर्ण लोचकार पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, यानी ये जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो कह रहे हैं इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी काल्पनिक विधि होती है, ऐसा होता नहीं है कभी भी। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो कह सकते हैं भाई कि जो सप्लाई देख रहे हैं बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइस जो हमारा क्या है वो स्थिर रहता है और सप्लाई क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति जो होती है वो काल्पनिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कि पूर्ति की मात्रा बढ़ जाए और पूर्ण लोचदर हो, तो ये वास्तविक स्थिति हो नहीं सकती, काल्पनिक स्थिति होती है कि भाई कि प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी भी जो होगी वो हमारी ऐसी रहेगी। तो ये होती जो होती है वो काल्पनिक स्थिति होती है। यानी अगर हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी तक, तो ये जो होती है ये अनंत जो लोचदर की पूर्ति जो कहा जा रहा है ये क्या है, काल्पनिक होती है। ठीक है ना, तो एक्स एक्स क्या होता है, वो समांतर होता है सप्लाई जो होती है हमारी। ठीक है, अगला, पूर्ण बेलोचदार पूर्ति, परफेक्ट इनलेस्टिक सप्लाई। जब हमारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो क्या हो जाए, वो जीरो हो जाए। जब वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने पर उसकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस पूर्ति को पूर्ण बेलोचदर, ठीक है, कहते हैं। जैसे दूध, अंडे जैसी नाशवान वस्तुओं की पूर्ति बेलोच होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है क्योंकि इनकी मांग तो हमेशा नाशवान जो वस्तु होती है वो जल्दी खत्म हो सकती है, तो इनकी पूर्ति जो होती है वो बेलोच दर होती है। ठीक है, कैसे देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए कि जो सप्लाई है सेम की सेम है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है, प्राइस के बढ़ने से भी क्या होता है, सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड, इकाई से कम लोचदर पूर्ति। जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो इसे इकाई को कम लोचदर पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे आप कि जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्वांटिटी में जो चेंजेस देख रहे हैं वो कम होता है और प्राइस में चेंज जो होता है वो ज्यादा हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी प्राइस होता है वो क्या होता है, कम होता है, किससे, प्राइस ज्यादा होता है, किससे, क्वांटिटी से। ठीक है, तो जब पूर्ति प्रतिशत परिवर्तन कीमत प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो इसे इकाई से कम लोचदर पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे, इकाई के बराबर लोचदर पूर्ति, यानी जब हमारी यूनिट इलास्टिक सप्लाई ES बराबर हो जाती है, यानी जब पूर्ति की मात्रा में जो प्रतिशत में परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो इसे इकाई को बराबर लोचदर पूर्ति कहते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ति वक्र ओ बिंदु को छूती हुई एक सरल रेखा पर होती है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखेंगे भाई कि जो हमारी चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस है वो क्या होता है, वो बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो क्या होती है, वो बराबर हो जाती है। ठीक है ना, एक के बराबर होती है। ठीक है, और ये जो हमारी होती थी वो क्या होती थी, ये <<1 होती थी। ठीक है, अब इकाई से अधिक लोचदर पूर्ति क्या होती है, जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो इसे इकाई से अधिक लोचदर पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारी क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाती है, किससे, चेंज इन प्राइस से। ठीक है ना, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी पूर्ति में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या होती है, वो मोर देन किससे हो जाती है, 1 से। ठीक है, तो ये जो है कुछ डिग्रियां जो इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में, तो इनको थोड़ा याद रखना है। आगे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है, किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए से गिरकर जब 98 रुपए हो जाती है तब उसकी पूर्ति 500 से गिरकर 400 इकाई हो जाती है, तो उसकी पूर्ति लोच मालूम कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, पूर्ति, यानी ES निकालना है हमें। ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है तो फॉर्मूला आपको जैसे पता है, ये फॉर्मूले होते हैं हमारे, ठीक है ना, प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला, ठीक है ना, मात्रा में परिवर्तन का ये होता है, कीमत में परिवर्तन का ये होता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए है, ठीक है ना, यानी प्राइस कितना दे रखा है इसका, पहले प्राइस कितना है, 100 रुपए है, ठीक है। गिरकर जब 98 रुपए यानी 98 रुपए हो जाता है, यानी अब जो प्राइस कह रहा है वो कितना हो गया है, अब प्राइस हो गया इसका 98 रुपए, ठीक है। उसकी पूर्ति 500 से गिरकर 400 इकाई हो जाती है। तो अब क्या था, पहले उसको कितनी पूर्ति हो रही थी, उसको हो रही थी 500 रुपए की, 500 यूनिट की हो रही थी। अब उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है, उसकी हो गई है 400 यूनिट की, ठीक है। तो कह रहा है कि पूर्ति की लोच, यानी कह रहा है कि ईएस निकाल के दिखाओ, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल कर दिखाओ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, Q1 Q0 अपॉन में P1 माइनस में P0, और इनटू में हमारा हो जाता है P0 और अपॉन में हमारा हो जाता है Q0। तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है। तो पहले हमारा Q1 देख लेते हैं क्या था। तो जो हमारा पहले 500 से गिरकर कितनी हो गई है, 400 हो गई है। तो ये हमारा कितना था, Q1 हमारा जो है वो कितना है, 400 है, यानी 400 है। और अब जो मात्रा हो गई है वो कितनी हमारी 500 है, ठीक है। और प्राइस जो हमारा पहले कितना था, प्राइस जो हमारा था पहले जो था वो था हमारा 100, और पहले प्राइस जो था हमारा जो था वो 100, यानी 100 रुपए से गिरकर कितनी हुई है, 98 हो गई है। तो प्राइस हमारा जो नया प्राइस है वो कितना है, वो 98 है। और ये कितना है हमारा, पहले कितना था, वो था हमारा 100 था, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं पहले हमारा प्राइस कितना था, पहले हमारा प्राइस जो था वो 100 था, और जो हमारी सॉरी जो क्वांटिटी जो हमारी पहले प्राइस थी वो 100 था, और जो हमारी क्वांटिटी थी वो कितनी थी, क्वांटिटी जो थी वो हमारी 500 थी, ठीक है। तो ये हम इसको इससे काट देते हैं, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको माइनस करते हैं तो कितना हो गया हमारा 100, ठीक है। इसको माइनस किया तो हमारा कितना हो गया 2, और उसके बाद यहाँ बचा हमारे पास कितना 5, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं। तो 5 2 जा 10, 20 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, ES हमारे पास बचा 20/2। तो इसको इससे काट दिया तो हमारा ES सप्लाई कितनी हो गई 10, ठीक है ना। तो ES हमारा कितना आ गया 10। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई का जो है मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं सिंपल से, इन फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, आराम से इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की आपूर्ति की लोच गुणांक जो दे रखा है, यानी ES कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है। 8 रुपए इकाई की कीमत पर एक विक्रेता इस वस्तु की 20 इकाइयां सप्लाई खरीदता है। यानी जब प्राइस कितना था, यानी जब हम देखते हैं इसका प्राइस जो पहले था वो 8 रुपए था, तो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा था, तो 20 क्वांटिटी खरीद रहा था वो, ठीक है। और इस वस्तु की कीमत 2 रुपए प्रति इकाई बढ़ने पर, यानी हर इकाई, यानी प्राइस जो है हर क्वांटिटी का कितना बढ़ गया है, 2 रुपए बढ़ गया है, ठीक है। और 2 रुपए बढ़ने के बाद अब प्राइस कितना रह गया इसका, 10 हो गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए कि जो क्वांटिटी चेंज हुई है वो क्या है, ठीक है ना, तो कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है। तो उसका फॉर्मूला जो हमारा होता है ES आपको पता ही है, Q1 माइनस Q0 और P1 माइनस P0 इंटू में P0 जो हमारा पहला था, ओल्ड प्राइस जो था, और ये, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है 3, और पहले हमारी क्वांटिटी क्या, अभी क्वांटिटी हमें पता नहीं है, नई क्वांटिटी क्या है, लेकिन पुरानी हमें पता है कितनी थी, 20 थी। और उसके बाद जो हमारा पहले प्राइस था वो कितना था, जो प्राइस हमारा 10 था, और पहले वाला जो था वो कितना था, वो था 8, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं अपने प्राइस की, तो प्राइस कितना था, 8 था, और क्वांटिटी कितनी थी, 20 थी, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो Q1 हमारा कितना आ जाएगा, -20 अपॉन में आ गया 2, इंटू में इसको काट देते हैं तो 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 2 अपॉन में कितना आ गया 5, इसको इससे काट देते हैं, ठीक है। तो 3 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q1 माइनस में 20 और अपॉन में 5, ठीक है, 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 15, और इधर बचा हमारा Q माइनस 1 इक्वल टू 20। तो Q1 हमारा आ जाएगा 20 प्लस 15। तो नई क्वांटिटी जो हमारी आई है वो आई है कितनी, 35, ठीक है। चलिए ये इस तरह से हो जाएगा सोल्व, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
इसमें क्या है, एक वस्तु की कीमत 4 रुपए प्रति इकाई है, ठीक है। तो वस्तु की कीमत कितनी है, 4 रुपए है, यानी अगर हम देखें तो प्राइस अभी हमारा कितना है, 4 रुपए। और इसकी पूर्ति कितनी है, 400 है, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी इस टाइम चल रही है, 400, ठीक है। और कह रहा है इसकी पूर्ति की लोच, यानी हमें क्या कह रहा है, पूर्ति की लोच दे दिया है इसने, ईएस दे दिया है हमें, ठीक है। यानी ईएस हमारा कितना है, 2 है, ठीक है। तो वह कीमत ज्ञात कीजिए जिस पर इसकी पूर्ति मात्रा 600 हो जाती है। तो ये कह रहा है भाई हमें प्राइस बताइए, ठीक है, प्राइस की मांग कर रहा है। और कह रहा है कि नई क्वांटिटी जो हमारी हो गई है वो कितनी हो गई है, 600 हो गई है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही सेम हमारा लग जाएगा, वही वाला, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई वाला, ईएस लगाएंगे हमारा वही, Q1 माइनस Q0 अपॉन में P1 माइनस P0 और इनटू में P0 अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई में पहले ही पता है 2 लिख लेंगे। और Q1 हमारा कितना है, 600, ठीक है। और ये हमारा कितना है, 400 अपॉन में प्राइस हमें नहीं पता है ये वाला, तो इसको नहीं लिखेंगे, जो हमें पता है वो लिख देंगे, जो जो दिया हुआ है। तो पहले हमारा कितना था, तो हमारी जो प्राइस था वो कितना था, 4 था। और क्वांटिटी जो हमारी कितनी थी, जो थी वो कितनी थी, पहले जो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, इसकी आपूर्ति 400 इकाई थी, तो 400 इकाई थी, ठीक है। तो हमारी 400 इकाई थी पहले, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं 2 इंटू, ये आ गया हमारा 200 अपॉन में P1 माइनस में 4 इंटू में 1/100, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 इक्वल टू 2/P1 माइनस 4, इसको इससे काट देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 बचा 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो P1 माइनस 4 इक्वल टू में बचेगा 1। तो P1 इक्वल टू 4 जाएगा उधर, हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका नया प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा, 5 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 रुपये इसका प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जब एक वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 9 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, ठीक है। तो प्राइस पहले कितना है इसका, देखिए प्राइस जो है वो है 10 रुपये प्रति इकाई से, यानी 10 रुपये प्रति इकाई से घटकर 9 रुपये हो गया है। और अब प्राइस कितना हो गया है इसका, अब प्राइस है इसका 9 रुपये। तो पूर्ति यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी में जो चेंज आता है वो कितना आता है, 20% का आता है, ठीक है। तो बताइए पूर्ति की कीमत की लोच ज्ञात कीजिए। तो पूर्ति की कीमत यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई की पूछ रही है, ठीक है ना। तो प्रतिशत में चेंज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, प्रतिशत में चेंज, परिवर्तन में मात्रा और परिवर्तन कीमत में मात्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो इसका परसेंट आ जाएगा, चेंज कितना आया है, 1 रुपीज़ का, ठीक है। और कितना था 10 और 100, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10%, ठीक है। तो 10%, तो हमारा जो क्वांटिटी में 20% का है और प्राइस में 10% का है। तो क्वांटिटी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्राइस में परिवर्तन में, मात्रा में परिवर्तन और कीमत में। तो ये कितना था हमारा, तो ईएस निकाल लेते हैं। तो ईएस हमारा कितना आएगा, ये 20% था और ये कितना था 10%, ठीक है। परसेंट से परसेंट काट देते हैं, जीरो से जीरो कट गया, तो ईएस कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत का चेंज आया है, 2% का चेंज आया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इजी सा क्वेश्चन है जो इन्हीं फॉर्मूले पे जो है हो जाता है कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।